हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का एक पेपर दिखा रही हूँ। इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये 80 मार्क्स का है और 3 आवर्स का टाइम आपको मिला हुआ है। बीएड के मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी एक स्पेशलिटी है, मैं फ़र्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। 8 to 9 क्वेश्चंस आपको दे रखे होते हैं, जिसमें से इन टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें शॉर्ट नोट देते हैं, वो कंपलसरी होता है। और बाकी हर यूनिट से आप एक एक क्वेश्चन या हर यूनिट के दो दो करके जिस भी तरीके से आपको इन टोटल 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अब देखिए, इसमें हमने शॉर्ट नोट कर रहे हैं। मैं आपके लिए ना बहुत शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, जिससे कि आपका एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए और आपको ज़्यादा देर उस चीज़ को लेके ना बैठना पड़े। फर्स्ट हमारा टॉपिक हो गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन। आज हम इसका सेकंड बी पार्ट करेंगे, रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ना, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो आपसे रिकमेंडेशन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे डायरेक्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई देख दिया जाता है 1986, और उसके बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ये क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे इसके लिए ना मैंने बहुत सारे पेज नंबर लिखे हुए हैं, उसके पीछे की वजह बताती हूँ। जैसे ये जो पेज नंबर है, पेज नंबर 21, 22, ये आपको यहाँ पे शॉर्ट में आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको थोड़े और पॉइंट्स को उसमें ऐड करना है, सपोज़ ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ये आपका लॉन्ग आंसर में आ जाए शॉर्ट नोट की जगह, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे आपके लिए मैंने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस भी यहाँ पे लिख दिए हैं। और इसकी वेटेज 4 मार्क्स है, तो कम लिमिट में भी इसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट इन केस अगर आंसर लॉन्ग में आ जाए तो भी आप इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, इस बेसिस पे मैंने आपका आंसर डिज़ाइन किया है। सो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 21 और 22। गाइस देखिए, ये जो बुक है ना, ये इसका कवर पेज है। अगर आपके पास में ये बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके भी इस आंसर को ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं हर बुक में। राइटर चाहे कोई भी हो, कुछ एक आध पॉइंट्स ही ऊपर नीचे होंगे, बाकी ऑलमोस्ट आपको सेम कंटेंट ही इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है एजुकेशन से रिलेटेड है ऑब्वियसली। तो इसका जो मेन फोकस और गोल है वो क्या चीज़ है, कि जो भी एजुकेशनल डेवलपमेंट है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड, लोगों को शिक्षा दिलाने से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, और इक्वालिटी है, स्पेशली एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, जिन्हें हम लोअर कास्ट में डिफ़ाइन करते हैं, एससी एसटी जो हैं उनके अंदर इक्वालिटी और डेवलपमेंट को लाया जाए, इसके लिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को बनाया गया है। इसके अलावा ये हर एक लेवल पे वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको जो एक एक्ट पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 14 ईयर्स तक, 6 to जो 14 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पढ़ना कंपलसरी है। जैसे जो प्राइमरी एजुकेशन है, 8 से लेके, तो वहाँ पे क्या है, प्राइमरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ना हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ एजुकेशन से रिलेटेड हैं, स्पेशली उनके लिए जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाते। तो मोस्टली जो गवर्नमेंट ने ना चीज़ों को कवर अप किया हुआ है कि कोई भी वजह आपके पास में ना रहे कि आप पढ़ना चाहें या आप आगे बढ़ना चाहें और स्टिल आप किसी लैकनेस की वजह से पीछे रह जाएं। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका, जो गोल और टारगेट है एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 है, इसके क्या गोल्स और टारगेट्स हैं। यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इसमें से 2 या 3 करिए, डेफिनेटली आपको 5 के 5 पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। इसके गोल और टारगेट में पहला क्या है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज़ टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर क्लास 1 ऑनवर्ड्स। जो फर्स्ट क्लास है ना, तभी से जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम होती है वो बच्चों के लिए, फैमिलीज़, ये स्पेशली उनके लिए होता है जो फाइनेंशियली, जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और रिसोर्सेज की वजह से उनमें उनकी जो एजुकेशन है या जो उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें जो लैकनेस रह जाती है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया है। और जो एससी शेड्यूल कास्ट या फिर एससी एसटी जो होते हैं, वहाँ से जो रिक्रूटमेंट हो, टीचर्स का वहाँ से रिक्रूटमेंट हो। इसके अलावा प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटी फॉर एससी स्टूडेंट्स इन हॉस्टल्स।
अब जो ऐसी स्टूडेंट्स हैं उनके पास में एक प्रोविज़न हो, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए या एक फैसिलिटी उनको दी जाए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे कि उनको ना हॉस्टल्स में सीट मिले, ताकि वो अपनी पढ़ाई कहीं दूर से आने जाने की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ पाएँ। इसके अलावा लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, ये चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स वो इस तरीके से होने चाहिए कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या जो SC/STs हैं वो उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसके अलावा कुछ नए मेथड्स को फाइंड आउट करना जिससे कि जो पार्टिसिपेशन है शेड्यूल कास्ट का एजुकेशन प्रोसेस में वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। सो ऐसे ये 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे रीड कर लेने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एजुकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। अब ये पहले तो यहाँ पे देखिए आपको टारगेट दे रखा है, उसके बाद में क्या दे रखा है एजुकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप किस तरीके से जो एजुकेशन है शेड्यूल ट्राइब्स में ST में कैसे एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ तो जो प्राइमरी स्कूल्स है ट्राइबल एरियाज़ में उसको खोल दिया जाए, जिससे कि बच्चा जो है ना स्टार्टिंग से स्कूल जाने लगे, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस लोगों को पता होगी, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे कि वो आगे बढ़े। इसके अलावा इंकरेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी ट्राइबल एरियाज़ में स्टार्ट किया जा सकता है। जैसा आपने देखा होगा गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, लाइक वाटर के लिए, जल बचाओ, या फिर जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके लिए, और बहुत सारे बेबीज़ की न्यूट्रिशंस डाइट के लिए, हेल्दी डाइट के लिए, मदर के लिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ना हम लोग इंकरेजमेंट करने के लिए यूथ जो है ना उसको, या जो ट्राइब्स होती हैं उनको, हम वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को इस चीज़ के लिए इंकरेज करने के लिए कुछ ट्राइबल एरियाज़ में ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जा सकते हैं जो एक तरीके का प्रमोशन का काम करे कि हाँ एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस हमको बता पाए। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें कि आश्रम स्कूल्स आते हैं, जिसको लार्ज स्केल पे इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। लाइक ये क्या होते हैं जहाँ पे आपकी पढ़ाई भी होगी प्लस आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपका आने जाने का टाइम प्लस जो एक्सपेंसेस आपके लगेंगे वो चीज़ें ना के बराबर हो जाएंगी और आप अपना मोस्टली टाइम पढ़ाई पे दे पाएंगे। जब कोई भी बच्चा हॉस्टल में अगर सही तरीके से पढ़ाई करे तो वहाँ पे क्या है, आपके पास में घर का कुछ ऐसा सच काम नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन इतना नहीं होता, आपको एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे आपकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हर चीज़ के जैसे पॉजिटिव नेगेटिव साइड होते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली से दूर बच्चे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में लैकनेस रह जाती है, चीज़ें वो नेगेटिव सेंस में ज़्यादा चीज़ों को लेने लग जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट आता है आंगनवाड़ी। ये बात आप सबने सुनी होगी, जहाँ पे खाना दिया जाता है बच्चों को। स्पेशली आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये इनिशिएटिव है कि आंगनवाड़ी है, मिड डे मील, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग और ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली जो ऐसी ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे। कंटेंट और जो वैल्यू ओरिएंटेशन है करिकुलम का इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, वो चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे स्किल बेस्ड एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, क्योंकि अगर पढ़ाई उनको बहुत बर्डन लगने लगेगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, वो पढ़ाई से भागने लग जाएंगे। नेक्स्ट देखिए एजुकेशन ऑफ अदर बैकवर्ड सेक्शंस एंड एरियाज़ एंड माइनॉरिटीज़। यहाँ पे SC/STs के अलावा भी बहुत यहाँ पे और जो हैं उनके लिए भी इस तरीके से यहाँ पे है कि जो SC/ST कम्युनिटीज़ हैं किस ऑर्डर में, या फिर टीचर्स हैं गवर्नमेंट एडेड, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। बस यही जो पॉइंट्स हैं ना गाइस, ये जो 2 पैराग्राफ्स में आपको पॉइंट दे रखे हैं, इन्हीं का बार बार रिपीटेशन है। सो आप यहाँ से ये कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ना हमने इसका पेज नंबर 21 और 22 करा है। इसके बाद में इसमें पेज नंबर ये वाले पेजेस पे भी एक बार दिखा देती हूँ आपको। सपोज़ आपको ये शॉर्ट में नहीं, कुछ और पॉइंट्स आप इसमें ऐड करना चाहें तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सो पेज नंबर 79 पे चलते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे देखिए, ये देखिए काफ़ी इसमें ना डिटेल में आपको दे रखा है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है इसके कुछ फ़ीचर्स आपको बता रखे हैं, क्या क्या फ़ीचर्स नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत सारी इसमें रिकमेंडेशंस हैं जिसके बिहाफ पे हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया था। इसके पीछे का जो स्ट्रगल था, नेशन का जो स्ट्रगल था फॉर इंडिपेंडेंस, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करने हैं। ये बेसिकली जो ये 2 पैराग्राफ्स हैं ना, ये आपको इंट्रो की फॉर्म में दे रखे हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके जस्ट रीड करके 4 to 5 लाइन्स इसमें से आप अपनी सेपरेट कर सकते हैं, ताकि आपका एक इंट्रो वाला पोर्शन थोड़ा प्रिपेयर हो जाए।
इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये भी सेम इंट्रो में ही है, यहाँ से इसके मेन फीचर्स स्टार्ट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने पहले पढ़ा वो शॉर्ट में था, यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स है, वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मेन फीचर्स हैं एनपीई के, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के। पहला फीचर क्या कहता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सबके लिए बहुत ज़रूरी है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी इसलिए क्योंकि ना लोगों पे जब तक चीज़ें पड़ती नहीं है ना, हम लोग वर्क नहीं करते। और फ्री इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आप चीज़ें नहीं कर पाएँ। तो ये चीज़ें हैं, फ्री भी होनी चाहिए एजुकेशन और कंपलसरी भी एजुकेशन का प्रावधान जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ये इसका मेन फीचर है। जिसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टेटस और एजुकेशंस ऑफ टीचर। यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं, ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टर है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, ये सब चीज़ें जो है ना वो अल्टीमेट लेवल पे डिपेंड करती हैं। और ये सब चीज़ें मानिए जो टीचर्स हैं उनकी स्किल्स अच्छी होंगी, वो बच्चे में इंटरेस्ट को डेवलप कर पाएंगे, तो बच्चा ऑब्वियसली पढ़ाई को भी काफ़ी अच्छे तरीके से ले पाएगा, वो उस चीज़ को काफ़ी सीरियसली अटेम्प्ट कर पाएगा। इसके अलावा जो एकेडमिक फ्रीडम होती है टीचर्स को कि कौन सा उनको स्टडीज़ को या जो रिसर्च है किस टॉपिक पे बोलना है, ये सब चीज़ें ना स्टूडेंट्स और टीचर्स के पास में एक इसकी लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी चॉइस, अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को परस्यू कर पाए। इसके अलावा टीचर एजुकेशन पर्टिकुलरली इन सर्विस एजुकेशन शुड रिसीव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो टीचर की जो एजुकेशन है, स्पेशली जो सर्विस एजुकेशन है, सर्विस एजुकेशन का मतलब जहाँ पे आप किसी को गाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आप वो एजुकेशन को आगे एनहेंस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक कम्युनिकेशन का बेस्ट वे है। आप कहीं पे भी रहते हैं, आपको अगर वहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं आती तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा कम्युनिकेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इवन पर्टिकुलर एरिया की जो लैंग्वेज है वो वहाँ पे सरवाइव करने के लिए बहुत मैंडेटरी होती है। तो जो लैंग्वेज है ना उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स की ना अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, वे ऑफ टॉकिंग होता है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी से बिलोंग करता है। लेकिन जब आप बात करते हैं स्कूल की एजुकेशन की तो वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं, जिस वजह से भी जो बच्चे हैं ट्राइब्स में स्पेशली वो अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इस वजह से बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो अगर उसमें इंक्लूड कर दी जाएँ और लोगों को प्रिविलेज मिले कि वो अपनी चॉइस से लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्टडी में और उसकी इम्पोर्टेंस, दोनों ही चीज़ें उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रीजनल लैंग्वेज। जो ये डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है ना, इसमें हमारे पास में 5 पॉइंट्स हैं। जैसे पहला आता है हमारा रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो लैंग्वेज है ना एक हर एक एरिया की, हर एक जगह की एक नेटिव लैंग्वेज होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में आती हैं। इसके अलावा जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, 3 लैंग्वेज का मतलब हो गया सेकेंडरी स्टेज पे स्टेट गवर्नमेंट जो है ना उसको ये चीज़ को स्टेप को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो गई और साउदर्न लैंग्वेज हो गई, और इसके अलावा जो हिंदी और इंग्लिश है ना वो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है। तो ये चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जहाँ पे हिंदी नॉन स्पीकिंग होती है, वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो इंग्लिश को इस चीज़ में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जो हैं उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफिशिएंसी जो लैंग्वेज में वो प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को, प्लस उनकी फ्लुएंसी कितनी ज़्यादा है, इसको एनहेंस करने के लिए जो इंग्लिश है ना वो शुड बी अवेलेबल, मीन्स कि ज़रूर होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि हाँ ये चीज़ है कि इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी क्योंकि स्टार्टिंग से उनके सिलेबस में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हिंदी। यहाँ पे क्या है, कुछ एफर्ट्स जो है ना वो भी होने चाहिए हिंदी के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो हिंदी ना इसकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। आप आपस में बात करने के लिए भले ही यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप किसी एमएनसी में कहीं पे आप जॉब करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश में ही पूछा जाता है। आप किसी से फर्स्ट टाइम भी बात करेंगे तो सामने से जो क्वेश्चन या आपसे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो स्टार्ट हमेशा इंग्लिश में ही होता है। तो ये चीज़ें हैं कि हिंदी को भी प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे स्टार्टअप करना चाहिए। नेक्स्ट आता है संस्कृत। देखिए इसकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट ख़त्म से ही हो गई है। बहुत कम लोग जो हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं। अगर हम इंडियन लैंग्वेज में इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो वो तो ना के बराबर करते हैं, बट हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे फ़ॉरेन से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मोस्टली कर लेते हैं कि हाँ चलो हमको हिंदी को या फिर संस्कृत ऐसे लैंग्वेजेस को परस्यू करना है, तो वो उनके ऊपर ये चीज़ें होती हैं।
नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब हो गया हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज। और जैसे आपने देखा होगा आजकल फ्रेंच, जर्मन, इन सब का ना बड़ा क्रेज़ है लोगों में। स्पेनिश, ये सब लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा लोग परस्यू कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन को प्लस आपका जो CV होता है उसको एनहेंस कर देती है, उसको बहुत डेकोरेटिव कर देती है कि हाँ एटलीस्ट आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा ये और लैंग्वेजेस की भी नॉलेज है। क्योंकि हिंदी हमारी कॉमन लैंग्वेज है, एज ए इंडियन हम सबको हिंदी आती है। लेकिन जो इंग्लिश है वो बहुत ही कॉमन आज की डेट में हो रही है, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानी जाती है। तो इसके अलावा कोई और नई लैंग्वेज आप सीखते हैं तो उससे आपका जो CV है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पे देखिए जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है, चाहे बैकवर्ड एरियाज़ हो, चाहे ट्राइबल एरियाज़ हो, चाहे कैसे भी लोग हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो मर्जी हो, लेकिन जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है ना उसमें इक्वलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है किसी की हायर स्टडीज़ इस वजह से रुक जाए कि उसके पास पैसा नहीं था या वो उस चीज़ को या उस सोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जेंडर बेसिस पे भी, गर्ल या बॉय के बेसिस पे भी जो एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो किसी भी तरीके से कम नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा पेज है, ये देखिए ये रहा पेज। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशंस ऑफ टैलेंट। हर किसी में अपना एक टैलेंट होता है, हर किसी की अपनी स्किल्स होती हैं। तो जो टीचर्स हैं, जो सीनियर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनको उस टैलेंट को, उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ में अपना आगे करियर बना पाएँ। क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है, आपका मन करता है काम करने का। और फिर जब आपका मन करता है तो वहाँ पे आवर्स मैटर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस। ये बहुत कॉमन से टॉपिक्स, आप यहाँ से इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये भी बहुत है। जैसे आज की डेट में सब लोग ना अपनी जॉब के लिए भाग रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, लेकिन हम लोगों को ऐसे भी इनिशिएटिव स्टार्ट करने चाहिए जिससे कि हम लोग जॉब सीकर ना, हम लोग ये बने कि हम जॉब लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो एजुकेशन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री लेवल पे, ताकि इसको काफ़ी बढ़ाया जा सके, इनकरेज करा जा सके, इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को बताई जा सके। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, जो क्वालिटी ऑफ बुक्स है ना उसको इम्प्रूव कर देना चाहिए। जहाँ पे कुछ चीज़ें कम है उसको और थोड़ा ऐड करके, बहुत इजी लैंग्वेज में भी ना करके, वोकैबुलरी को अच्छा करके, तो इस तरीके से जो क्वालिटी ऑफ बुक्स है ना उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन क्या है? एक टेस्टिंग प्रोसेस है कि आपने क्या पढ़ा, क्या की चीज़ को कैसे किया, तो उस चीज़ की टेस्टिंग जो है ना वो एग्जामिनेशन के थ्रू ही होती है, जिसमें आपके वीकली टेस्ट, एनुअली टेस्ट या फिर किसी भी तरीके का आपका क्लास टेस्ट, कोई भी टेस्ट उसमें इंक्लूड हो सकता है। गाइज ये ऐसे आपके बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप चाहें तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ पॉइंट्स, और नहीं मन करे तो आप इतना भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन और हायर लेवल पे जो एजुकेशन होती है उसको भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हो, टेक्निकल या जो वोकेशनल एजुकेशन है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, कॉमर्स, मेडिसिन, ये सब सेक्टर्स में हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं। तो ये हायर पोर्शन पे आता है। अब यहाँ तक आपको जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सो ये पॉइंट्स बहुत इजी हैं। यहाँ पे आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इतना पढ़ के आप यहाँ तक आए हैं, ऑब्वियसली बीएड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तो करी होगी आपने, तो इसके इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पार्ट टाइम एजुकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज का क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेज होता है। मानिए आपको जॉब करनी है, उसके साथ में आपको अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखना है, तो डिस्टेंस मोड पे आपके पास इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्प करते हैं कि हाँ आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं उनकी हेल्प से। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिटरेसी और एडल्ट एजुकेशन को जो है उसको स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है हम चीज़ों को ना सिर्फ समझ नहीं पाते, हम जो एडल्ट एजुकेशन है उसको हम नहीं कर पाते, कैंपेन्स वगैरह नहीं लगा पाते, जिससे कि जो हेल्थ है उसके ऊपर भी लोगों की काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटली और फिजिकली जब आप फिट होंगे तो ऑब्वियसली आप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो आपके पास में करियर ऑप्शंस है उसको ज़्यादा उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे।
नेक्स्ट आता है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी, जिसमें SC/STs आते हैं। इसमें आप एजुकेशनल एक्ट्स को डाल सकते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को डाल सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ऐसी बहुत सारे इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ वाले में आप कर सकते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन का प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना किस तरीके से ज़रूरी है, कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है जो आज की डेट में अभी चेंज हो गया है, तो ये सब पॉइंट्स ना आपको याद रखने हैं। गाइस ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान, और उसके बाद में नेक्स्ट में मीन्स के ऐसे 1 बाय 1 में इसकी वीडियोस रिकॉर्ड करती जाऊँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।